हेलो फ्रेंड्स, करंट अफेयर क्लास में आप सभी का स्वागत है। इंपॉर्टेंट करंट अफेयर की जो क्लास चल रही है, इसका आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, वर्तमान में कौन प्रत्येक जिले के अस्पतालों में वेंटिलेटर के साथ बेड की सुविधा, यानी बेड भी दे रहा है वेंटिलेटर के साथ, उपलब्ध कराने वाला देश का पहला राज्य बन गया। ऐसा कौन सा पहला राज्य बना है जो वेंटिलेटर प्लस बेड कोविड-19 के चलते जो है अवेलेबल करवा रहा है सभी हॉस्पिटल्स में। जो 75 डिस्ट्रिक्ट्स है उस राज्य की सभी में ये सुविधा दे दी गई है ताकि कोरोना का बचाव ज़्यादा से ज़्यादा किया जा सके। राइट, तो वो कौन सा स्टेट है बताइएगा फटाफट से, विच स्टेट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश, केरल, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश। तो करेक्ट आंसर इज उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश सरकार ने काम किया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने कोरोना के चलते जो है सभी अस्पताल में वेंटिलेटर के साथ बेड्स भी उपलब्ध करवा दिए थे। ठीक है ना, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा 75 डिस्ट्रिक्ट है, सभी डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर ये सुविधा कर दी गई है, ये आपको ध्यान रखना है। राइट, इसके अलावा उत्तर प्रदेश की बात करें तो कैपिटल लखनऊ। देन उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा विधानसभा सीट्स है। कितना विधानसभा सीट्स है उत्तर प्रदेश का? विधानसभा सीट्स जो उत्तर प्रदेश की है वो टोटल कितनी है? 403। इसके अलावा लोकसभा 80 और राज्यसभा कितनी है? 31। 31 राज्यसभा की सीटें। कई बार पूछ लिया जाता है उत्तर प्रदेश का, क्योंकि मैक्सिमम है इसकी हर मामले में, इसलिए इसका क्वेश्चन पूछा जाता है। राइट, तो थोड़ा सा ध्यान रखना है। राइट, इसके अलावा उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश जो है इसका बॉर्डर जो है, इंटरनेशनल बॉर्डर की बात करें तो उत्तर की तरफ किसके साथ लगता है? नॉर्थ में नेपाल के साथ। और बाकी जो सबसे ज्यादा आगे क्वेश्चन बनता है कि सबसे ज्यादा बॉर्डर जो है वो कौन सा राज्य दूसरे राज्यों के साथ शेयर करता है, तो वो यूपी ही है। यूपी का अगर बॉर्डर की बात करें तो यूपी का बॉर्डर आपका हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली और किसके साथ लगता है? राजस्थान के साथ भी लगता है। और किसके साथ लगता है? इसके अलावा मध्य प्रदेश और बिहार और झारखंड। ठीक है, ये ऑलमोस्ट जो 8 के आसपास जो आपके हो गए हैं, इनके सभी के साथ जो है उत्तर प्रदेश का बॉर्डर लगता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। राइट, इसके अलावा उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ है, यू नो वेरी वेल। योगी आदित्यनाथ वर्तमान में चीफ मिनिस्टर, और आनंदीबेन पटेल जो है वो उत्तर प्रदेश की राज्यपाल है। आनंदीबेन पटेल जो है उत्तर प्रदेश की राज्यपाल है, तो ये आपको ध्यान रखना है। राइट, तो योगी एंड आनंदीबेन पटेल। राइट, तो ये आपको। इसके अलावा मनरेगा में जो है सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला स्टेट भी कौन है? उत्तर प्रदेश है। तो ये कुछ एक चीजें उत्तर प्रदेश के बारे में आपको आइडिया होनी चाहिए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर पहला राज्य कौन सा बन रहा है जिसमें ये दोनों सुविधाएं दी जा रही है सभी डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर? वो उत्तर प्रदेश। करेक्ट। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन आपका, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में किस गैस का रिसाव हुआ जिसमें कई लोगों की जान चली गई? कौन सा ऐसा गैस था जिसका रिसाव हुआ था? बताइएगा फटाफट से। इथाइल, मरकैप्टेन, स्टाइरीन, कैल्शियम सल्फाइड और आइसोप्रीन, कौन सी ऐसी गैस है जिसका रिसाव हुआ? उस गैस को एथेनिल बेंजीन भी कहा जाता है, इसके अलावा विनाइल बेंजीन भी कहा जाता है। एथेनिल बेंजीन एंड विनाइल बेंजीन भी कहा जाता है। कौन सी गैस है वो? बताइएगा इधर देख के, ABCD। कौन सी गैस का रिसाव हुआ विशाखापत्तनम में? एक पॉलीमर फर्म है विशाखापत्तनम में, उसके अंदर ये घटना हुई थी, तो उसमें स्टाइरीन गैस जो है इसका रिसाव हुआ था, जिसके कारण जो है काफ़ी लोगों की मृत्यु हो गई। 11 के आसपास लोग मर गए थे और 800 से ज़्यादा लोग जो है वो बीमार पड़ गए। ये जो स्टाइरीन गैस है एक्चुअल में सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है उस पर अटैक करती है, उसको इफेक्ट करती है ये, और उसके कारण जो है सिर दर्द, थकान, स्ट्रेस, इस तरह की जो है दिक्कतें आती है, कमजोरी फील होती है आदमी को। तो इस तरह के जो है इसके इफेक्ट्स जो है वो बहुत सारे लोगों पर देखने को मिला। इससे पहले आप लोग सुन चुके हो कि आंध्र प्रदेश के अंदर विशाखापत्तनम से पहले जो है, जिसको बोलते हैं कि भोपाल गैस त्रासदी के बाद जो है दूसरी सबसे बड़ी त्रासदी है अपने आप में ये, भोपाल में भी गैस लीकेज हुआ था ना, आपको पता होगा। 3 दिसंबर 1984 को भोपाल के अंदर, मध्य प्रदेश में भोपाल गैस त्रासदी हुई थी। वहां पर गैस ट्रेजेडी जो हुई थी वो कहां पर थी? यूनियन कार्बाइड नाम से कंपनी थी, यूनियन कार्बाइड। उसके अंदर कौन सी गैस का रिसाव हुआ था? मिसाइल आइसोसाइनाइड, जिसको MIC के नाम से भी जानते हैं, मिसाइल आइसोसाइनाइड। ठीक है, मिसाइल आइसोसाइनाइड का रिसाव हुआ था, जिससे काफ़ी लोग मारे गए थे और उस एरिया के अंदर काफ़ी लोग जो है उससे इफेक्ट हुए थे। तो इसलिए विशाखापत्तनम को दूसरा गैस ट्रेजेडी का नाम दिया गया अपने आप में। तो ये स्टाइरीन गैस का रिसाव हुआ था, ये आपको पता होना चाहिए। राइट, इसके बारे में मैंने बता दिया कि क्या क्या इसके लक्षण क्या क्या है, किस तरह से दिक्कत होती है, इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम को ये इफेक्ट करती है। इसके अलावा अगर बात करें, आंध्र प्रदेश की बात आ रही है, तो आंध्र प्रदेश ने अभी हाल ही में 3 राजधानियों की भी घोषणा की थी। और आंध्र प्रदेश जो है 1953 में भारत का पहला भाषाई आधार पर बनने वाला राज्य है। ठीक है,
पहला भाषाई आधार पर राज्य बनने वाला आंध्र प्रदेश है भारत का, जिसमें तेलुगु और तमिल बोलने वाले अलग हुए थे। तेलुगु आंध्र प्रदेश में आ गए और तमिल जो है वो तमिलनाडु के अंदर, राइट। तो इस प्रकार से आंध्र प्रदेश जो है वो पहला भाषाई आधार पर अलग हुआ था। पोटी श्रीरामालू की मृत्यु हो गई थी भूख हड़ताल के बाद, तो इसके कारण इस राज्य को बनाना ही पड़ा था फाइनली 1953 के अंदर, राइट। इसके अलावा अगर बात करें तो आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन है? वाईएस जगन मोहन रेड्डी। वाईएस जगन मोहन रेड्डी जो है वो आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर है। इसके अलावा विश्वाभूषण जो हरिचंदन है वो वहाँ के राज्यपाल है, ये आपको ध्यान रखना है, राइट। इसके अलावा आंध्र प्रदेश ने 3 राजधानियां की घोषणा की थी अभी वर्तमान हाल ही में, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसके अलावा लोकसभा, राज्यसभा और सीट्स की बात कर लें उनकी थोड़ी सी, तो लोकसभा की, विधानसभा की अगर बात करें तो 175 है और लोकसभा की आपकी 25 है और राज्यसभा की 11 सीटें हैं। आंध्र प्रदेश में विधानसभा कितनी है? 175, इसके अलावा लोकसभा 25 और राज्यसभा की 11 कुल सीटें हैं। अगर और बात करें आंध्र प्रदेश के बारे में, तो आंध्र प्रदेश जो है गुजरात के बाद दूसरा सबसे लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन स्टेट है, जिसका सबसे ज्यादा तट लगता है, जिसको सबसे ज्यादा तटीय क्षेत्र है या कोस्ट सबसे बड़ी कोस्ट है, सबसे बड़ा तट जो है, सबसे लंबा तट, वो गुजरात के बाद आंध्र प्रदेश सेकंड नंबर पे आता है। तो ये थोड़ा सा इसके अंदर बात इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश की अगर और भी चीज देखें हम लोग, तो आंध्र प्रदेश में तिरुपति लड्डू को जेआई टैग मिला था अभी हाल ही में, तिरुपति लड्डू, ठीक है। आंध्र प्रदेश में तिरुपति लड्डू, तिरुपति मंदिर, आपने पता होगा कि तिरुपति मंदिर जो है सबसे ज़्यादा चढ़ावा आता है, सबसे बड़ा टर्नओवर है भारत में तिरुपति मंदिर का, तिरुपति टेम्पल जो है उसका सबसे बड़ा टर्नओवर है। उसके बाद शिरडी साई बाबा का आता है, ठीक है। तो तिरुपति लड्डू को जीआई टैग मिला हुआ है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश के अंदर जो है 2 लेक वेरी वेरी फेमस, कोलेरू झील, देन पुलिकत झील जो है, ये 2 प्रसिद्ध जो है झीलें हैं। इसके अलावा भी आंध्र प्रदेश में और भी चीज़ें हैं कोई। इसके अलावा आंध्र प्रदेश में नेशनल पार्क की बात करें तो कोई है, नेशनल पार्क है आंध्र प्रदेश के अंदर जिसका नाम है राजीव गांधी नेशनल पार्क। इसके अलावा डैम आपको पता होगा, नागार्जुन सागर डैम भी है। डैम के अंदर कौन है? नागार्जुन सागर डैम, आंध्र प्रदेश के अंदर वेरी फेमस, ठीक है। कृष्णा नदी पर नागार्जुन सागर, पोलावरम डैम भी है, ठीक है, श्रीशैलम डैम भी है। तो ये 2-3 एक डैम जो है वो आंध्र प्रदेश के अंदर है, जिसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए, राइट। तो हम लोग जो बात कर रहे थे, ये तो बेसिक चीजें मैं साथ साथ कभी कभी याद दिलवाता रहता हूँ आप लोगों को कि बिल्कुल ही ना भूल जाए। बाकी मेन मुद्दे की बात क्या थी? स्टायरीन गैस, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। और भोपाल गैस ट्रेजेडी में कौन थी? MIC, मिसाइल आइसोसाइनाइट, राइट। तो ये आपको ध्यान रखना है, यूनियन कार्बाइड कंपनी थी। इस बार पॉलीमर फर्म थी कोई, उसके अंदर जो है ये स्टायरीन गैस का रिसाव हुआ था, राइट। ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर अटैक करती है, तो ध्यान रखना है, क्लियर। तो इसका आंसर बी हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन आपका XAE क्या है देखिएगा, मैं बताता हूं, ये मुझे बड़ी अच्छी बात लगी। क्या है कि XAE-A12 ये क्या है, ये पूछ रहा है। लिंग तटस्थ बालक, एक नया ग्रह है, एक नई जीव प्रजाति है और उपरोक्त में कोई नहीं है, उपरोक्त में कोई नहीं है। तो कौन सा इसका करेक्ट आंसर है, बता दीजिएगा आप, शाबाश। व्हाट इज दिस? XAE-A12 क्या चीज है? देखिएगा, ये अपने आप में एक बहुत अच्छी शुरुआत लगी मुझे। इलॉन मस्क का नाम आप लोगों ने सभी ने सुना होगा, इलॉन मस्क और ग्रीम्स जो है ये कैनेडियन सिंगर हैं, कैनेडियन म्यूजिशियन है ग्रीम्स, कैनेडियन म्यूजिशियन ग्रीम्स। इनको अभी हाल थोड़े दिन पहले एक बच्चा पैदा हुआ था और उस बच्चे का नाम पता है आपको क्या है? वो यही है, XAE-A12। ये कैसा नाम है? तो ये अपने आप में एक पहली बार ऐसा हो रहा है जबकि लिंग को तवज्जो नहीं दी जा रही है। सेक्स क्या है उस बच्चे का, मेल है फीमेल है, इस चीज़ पर कोई चर्चा नहीं है, इस चीज़ के बारे में कोई डिस्क्लोजर नहीं है। ये अपने आप में एक बड़ी बात है, ताकि ये समाज के अंदर जो गर्ल्स को लेकर दिक्कतें हैं और है, इन चीज़ों से कहीं ना कहीं छुटकारा मिल जाए। इन चीज़ों को दूर करने के लिए इन्होंने विदाउट डिस्क्लोजर ऑफ सेक्स ऑफ द चाइल्ड ये काम किया है। बच्चे का लिंग का कोई बात नहीं की गई इसके अंदर, तो इसका नाम ही ऐसा रख दिया XAE-A12। X जो है उसको, उसके लिए पूछा गया कि X क्या है, तो X जो है अननोन वेरिएबल है। X जो है अननोन वेरिएबल, अगर Y होता है तो आपको पता है क्या होता है। तो X जो अननोन वेरिएबल है। AE जो है इन्होंने बताया कि AE से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और A12 जो है वो इनका फेवरेट एयरक्राफ्ट है। इन दोनों का फेवरेट एयरक्राफ्ट जो है उसका नाम है A12, जो कि एक अपने आप में बिना वेपन का, कोई भी उसके अंदर जो है किसी प्रकार का हथियार यूज नहीं होता है, ना ही डिफेंसेस कोई भी। ये केवल और केवल जस्ट स्पीड के लिए जाना जाता है, तो विदाउट वायलेंस जस्ट स्पीड। तो ये अपने आप में जो है एक है, इसको लिटिल एक्स नाम से भी इस बच्चे को जानते हैं, लिटिल एक्स, ठीक है। तो इसका नाम है, एक बच्चे का नाम है ये। तो तटस्थ लिंग तटस्थ बालक जो है विदाउट
सेक्स जो है उसका बताइए। बच्चा जो है ये एलोन मस्क और ग्रीम्स का बच्चा है, तो इसके बारे में जो है ये नाम थोड़ा चर्चा में था, काफ़ी चर्चा में था, तो इसलिए आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। एलोन मस्क के बारे में आपको पता होगा, इनकी कंपनी का नाम स्पेस एक्स जो है इनकी कंपनी है, जो कि काफ़ी जो है जैसे भारत के अंदर इसरो है उसी प्रकार यूएसए के अंदर नासा काम कर रही है। बट नासा से अलावा स्पेस एक्स प्राइवेट कंपनी है यूएसए के अंदर, जो कि स्पेस मामलों में बहुत ज़्यादा कार्य कर रही है और ये रीलॉन्च व्हीकल तक बना चुकी है, जिनमें रीलॉन्चिंग की कैपेबिलिटी डाली है इन्होंने। तो अपने आप में वर्ल्ड पे बहुत बड़ा नाम किया है एलोन मस्क, वेरी वेरी फेमस। ठीक है, इसके अलावा टेस्ला मोटर्स जो है इसके भी सीईओ है ये। तो टेस्ला मोटर्स जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए जानी जाती है, टेस्ला मोटर्स, उसके भी जो है सीईओ है ये एलोन मस्क, तो ध्यान रखना। और ग्रीम्स जो है वो कैनेडियन म्यूजिशियन है। मैं आपके सामने ये क्वेश्चन क्यों लाया, क्योंकि अपने आप में एक नई बात लगी मुझे ये कि विदाउट सेक्स जो है, विदाउट जो लिंग बताए मेल फीमेल क्या है उस बच्चे का, उसको बताए बिना जो है एक बच्चे का नाम दिया है इन्होंने, ताकि कोई कंट्रोवर्सी ना हो। सो XAE12 जो है एक बच्चे का नाम है, ये ध्यान रखना है, राइट। तो एलोन मस्क का बच्चा है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हाल ही में किस राज्य ने शराब पर कोविड उपकर लगाया है, यानी कोविड उपकर लगाया है, एक अपने आप में लाइसेंस ड्यूटी लगाई गई है। कौन से स्टेट के द्वारा लगाई गई है, जिसको नाम दिया गया है कोविड उपकर। ठीक है, तो ये कौन से राज्य के द्वारा लगाया गया है लाइसेंस शुल्क जो है अपने आप में शराब की बिक्री पर लगाया गया है। तो बताइएगा कौन से स्टेट के द्वारा ये काम किया गया है। आपके सामने है हिमाचल प्रदेश, केरला, गुजरात और मध्य प्रदेश। विच स्टेट, बताइए शाबाश। कौन से राज्य ने किया ये? तो ये क्या है, हिमाचल प्रदेश ने। बड़ी बुरी खबर है वैसे, क्या नुकसान नहीं हुआ कोविड-19 के चलते पीने वालों को, लेकिन कर दिया, अभी क्या कर सकते हैं। तो ये कोविड उपकर लगाया, लाइसेंस ड्यूटी है, लाइसेंस शुल्क है अपने आप में एक। ठीक है, तो लाइसेंस शुल्क है ये, जो कि अलग अलग बोटल्स पे अलग अलग जो है मात्रा में लगाया जाएगा। तो इसलिए कोई स्पेसिफिक नहीं है कि इतना प्रतिशत लगेगा, ये लगेगा। तो आपसे ये पूछा जा सकता है किस पर लगाया गया, किस राज्य के द्वारा, तो ये लगाया गया है हिमाचल। किस चीज़ पर लगाया गया है, शराब पर लगाया गया है, तो ध्यान रखना है। क्लियर है, तो हिमाचल प्रदेश के द्वारा किया गया है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश की बात आ रही, तो हिमाचल प्रदेश में और क्या है, हिमाचल प्रदेश के अभी हाल ही में सीएम कौन है राज्य आपके हिमाचल प्रदेश के, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो हिमाचल प्रदेश के सीएम कौन है, जयराम ठाकुर जो है ये चीफ मिनिस्टर है हिमाचल प्रदेश के। इसके अलावा गवर्नर जो है, राज्यपाल हिमाचल प्रदेश के कौन है, राज्यपाल है हिमाचल प्रदेश के, गवर्नर है बंडारू दत्तात्रेय। ये जो है हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल है बंडारू दत्तात्रेय। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रख लेना है, बंडारू दत्तात्रेय, राइट, सॉरी, बंडारू दत्तात्रेय जो है ये वहाँ के राज्यपाल है, राइट। और सीएम कौन है, ये है जयराम ठाकुर। इसके अलावा अगर बात करें तो वहाँ पर विधानसभा सीट्स कितनी है हिमाचल प्रदेश में, तो 68 जो है विधानसभा सीट्स है, 68। लोकसभा 4 और राज्यसभा की 3 सीटें हैं, थोड़ा सा ये आइडिया रख लेना। लोकसभा की 4 है, राज्यसभा की 3 है और विधानसभा की 68 सीट्स हैं हिमाचल प्रदेश में। इसका कैपिटल शिमला है। राजधानी क्या है हिमाचल प्रदेश का, शिमला। ठीक है, दूसरा राजधानी कौन सा है, विंटर कैपिटल धर्मशाला, समर कैपिटल शिमला। क्लियर है, तो ये थोड़ी बहुत चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। मेन क्वेश्चन क्या था, शराब पर कोविड उपकर लगाया हुआ गया है, ये पहला स्टेट है जिसने ऐसा किया है और वो है हिमाचल प्रदेश, करेक्ट। तो इसका आंसर ए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। प्रौद्योगिकी माने टेक्नोलॉजी, राष्ट्रीय माने नेशनल, तो नेशनल टेक्नोलॉजी डे किस दिन मनाया जाता है, ये आपसे पूछ रहा है। 18 अप्रैल, 11 मई और 20 जून और 17 जुलाई। बताइएगा फटाफट किस जो है कब मनाया जाता है नेशनल टेक्नोलॉजी डे या राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। एक नेशनल साइंस डे भी है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, वो कब मनाया जाता है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है वो 28 फरवरी को मनाया जाता है। लेकिन यहां पर साइंस नहीं है, टेक्नोलॉजी है, तो बताइएगा कब टेक्नोलॉजी डे कब मनाया जाता है, 11 मई को। क्यों 11 मई को, क्योंकि 11 मई 1998 को भारत ने पोखरण में, पोखरण कहाँ है, राजस्थान, पोखरण राजस्थान में जो है, पोखरण राजस्थान में शक्ति 1 नाम से परमाणु परीक्षण किया था। ठीक है,
पोखरण में शक्ति 1 परमाणु परीक्षण हुआ था 11 मई 1998 को, जब अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट थी उसके अंदर। और ये टेस्ट जो था ये सफल परीक्षण माना गया था, सफल परमाणु परीक्षण माना गया था भारत की तरफ से, न्यूक्लियर टेस्ट जो किया गया था। इससे पहले भी हम लोग न्यूक्लियर टेस्ट कर चुके थे, जो कि हम लोगों ने कब किया था, 18 मई 1974 को किया गया था। 18 मई 1974 को हम लोग ऑलरेडी एक टेस्ट कर चुके थे, जो कि इंदिरा गांधी गवर्नमेंट में हुआ था। उसका क्या नाम था, उसका नाम था स्माइलिंग बुधा। स्माइलिंग बुधा, बुध हंसते हुए, बट स्माइलिंग बुधा याद रखना, हिंदी और अंग्रेजी दोनों के अंदर। तो ये उसका कोड नेम था स्माइलिंग बुधा, जो 1974 के अंदर 18 मई इंदिरा गांधी गवर्नमेंट के अंदर किया गया था। बट ये इतना सफल नहीं माना गया था। तो इसके बाद 11 से 13 मई को जो है, 11 से 13 मई को 5 टेस्ट किए थे हम लोगों ने, जिनका सफलतापूर्वक जो है टेस्ट कंडक्ट किया गया। इसके बाद हम लोग पूरी तरह से कॉन्फिडेंट न्यूक्लियर स्टेट बन गए थे। तो ये परमाणु परीक्षण हुआ था 11 मई को, और उसी दिन को जो है 11 मई को ही नेशनल टेक्नोलॉजी डे के रूप में मनाया जाता है। तो ये आपको थोड़ा बहुत ध्यान रखना है, क्लियर है ना। तो ये चीज़ जो है ध्यान रखनी है। इसके अलावा जो है इस बार के लिए 2020 के अंदर जो थीम था वो क्या था, 2020 का इसका थीम क्या था, 2020 के अंदर इसके लिए थीम रखा गया था कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी माध्यम से, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के माध्यम से अर्थव्यवस्था को फिर से संगठित करना, अर्थव्यवस्था को फिर से संगठित करना, ये इस बार का थीम था। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी की मदद से अर्थव्यवस्था को फिर से संगठित करना है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। क्यों, 11 मई 1998 पोखरण शक्ति 1 टेस्ट हुआ था, न्यूक्लियर टेस्ट भारत का, 2 परमाणु परीक्षण भारत के, ध्यान रखना है। इसमें 5 टेस्ट हुए थे एक साथ। इसके अलावा अगर बात करें तो विश्व में सबसे पहले परमाणु बम का यूज करने वाला व्यक्ति कौन है, देश कौन सा है जिसने पहली बार जो है किसी दूसरे देश पर परमाणु हमला किया था, तो वो यूएस से है। और विक्टिम देश कौन है, जापान है। हिरोशिमा और नागासाकी 2 जापान की सिटीज पर परमाणु हमला किया गया था, जो कि कब हुआ था, 6 और 9 अगस्त को। 6 अगस्त और 9 अगस्त को जो है ये हमला किया गया था, ये परमाणु जो है बम गिराया गया था 6 अगस्त और 9 अगस्त। कब, 1945 को। जो 6 अगस्त 1945 को गिराया गया था वो कहाँ गिराया गया था, हिरोशिमा पर। और जो 9 अगस्त को गिराया गया था वो कहाँ पर था, नागासाकी पर था। ठीक है, नागासाकी पर था। इसमें यूरेनियम का प्रयोग होता है न्यूक्लियर बॉम्ब्स के अंदर, ये आपको पता होना चाहिए, यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है इसके अंदर। इसके अलावा हिरोशिमा में जो गिराया गया था इसका कोड नेम था लिटिल बॉय। हिरोशिमा में जो गिराया गया था उसका कोड नेम था लिटिल बॉय, और जो नागासाकी में गिराया गया था उसका कोड नेम क्या था, फैटमैन। तो फैटमैन और लिटिल बॉय जो है ये 2 परमाणु बम गिराए थे यूएसए ने। तो ये भी थोड़ा बहुत ध्यान रख लेना है। तो लिटिल बॉय एंड फैटमैन ये बहुत छोटे थे, इतने बड़े नहीं थे, बट फिर भी इतना बड़ा विनाश करके गए कि आज भी लिटिल बॉय जो पैदा हो रहे हैं वो बहुत ही कुछ ना कुछ उनको दिक्कत ही है, किसी ना किसी प्रकार से समस्या ही है। तो लिटिल बॉय इतने खतरनाक थे। ये हिरोशिमा में गिराया गया था 6 अगस्त 1945, और 9 अगस्त 1945 को नागासाकी में गिराया गया था फैटमैन। क्लियर है। तो ये थोड़ा बहुत और साथ में एडिशनल इन्फॉर्मेशन ध्यान रख लेनी है। लेकिन हम लोग मेन मुद्दे पर क्या थे, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 11 मई को, क्यों बता दिया मैंने। थीम जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के माध्यम से अर्थव्यवस्था को संगठित करना इस बार का थीम था। क्लियर। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, इसका आंसर बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य सभा ने किस वर्ष विश्व से चेचक की मुक्ति की घोषणा की थी। ये क्वेश्चन एक्चुअल में ऐसा क्यों बनाया गया है इसका मैं बताता हूं कब की है। लेकिन क्या है कि WHO ने और यूनाइटेड नेशन ने मिलकर जो विश्व चेचक से मुक्त हुए उसकी 40वीं वर्षगांठ जो बनाई थी 2020 में। कब, 2020 में उसकी 40वीं वर्षगांठ जो थी उस पर एक स्मारक डाक टिकट जो है उन्होंने लॉन्च किया था अपने आप में। तो इसलिए जो है ये बात इंपॉर्टेंट हो गई थी। तो ये क्वेश्चन क्यों बना, क्योंकि चेचक को जो है 40 वर्ष बाद या 40 मुक्त हुए 40 वर्ष हो गए हैं, तो उसकी 40वीं वर्षगांठ पर जो है स्मारक डाक टिकट जारी किया गया है यूएनओ और WHO ने। राइट। तो 9 मई 1980 को जो है ये जो WHO की जब 33वीं सभा बैठी थी, WHO की 1980 में, मई 1980 के अंदर, तो उस टाइम जो है चेचक मुक्त कर दिया था विश्व को, कि पूरा विश्व जो है चेचक मुक्त हो चुका है। स्मॉल पॉक्स यानी चेचक माने स्मॉल पॉक्स, तो स्मॉल पॉक्स जो है उससे मुक्त कर मान लिया गया था। 33वीं सभा जब WHO की बैठी थी विश्व स्वास्थ्य की, तो उसके अंदर जो है मई 1980 के अंदर, ये बात आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर बात करें WHO की, तो WHO की 33वीं कैसे बैठी, WHO की स्थापना कब हुई थी,
WHO स्थापना कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948 को। तो 48 से देख लो, 80 में 33वीं हो जाएगी। इसके अलावा जो है हेडक्वार्टर कहाँ पर है WHO का? हेडक्वार्टर WHO का कहाँ पर है? जेनेवा। जेनेवा कहाँ पर है? जेनेवा इज इन स्विट्जरलैंड। तो हेडक्वार्टर्ड इन जेनेवा स्विट्जरलैंड, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो मुख्यालय जो है WHO कहाँ पर है? ये है आपका जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर। इसके अलावा इसके अध्यक्ष कौन है? तो इसके अध्यक्ष है टेड्रोस अदनोम, ठीक है, टेड्रोस अदनोम गेब्रेयेसस जो है, पूरा नाम है गेब्रेयेसस, टेड्रोस अदनोम गेब्रेयेसस, बट टेड्रोस अदनोम से याद रख लेना है, बहुत है, ठीक है। हेडक्वार्टर जो है इसका वो जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर। तो WHO और UN के द्वारा जो है डाक टिकट जारी किया था। तो 40वीं वर्षगांठ थी 2020 में, तो कब हुआ होगा मुक्त? देख लो, अभी लगा लो हिसाब, फटाफट बताओ। 70, 80, 60, 50, कब? ABCD, तो इसका आंसर हो जाएगा 1960 के अंदर, यानी बी करेक्ट हो जाएगा, राइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन आपका, किस देश ने टोमन को अपनी मुद्रा के रूप में मान्यता प्रदान की है? कौन सा ऐसा देश है जिसने टोमन को अपनी मुद्रा के रूप में मान्यता प्रदान कर दी है? विच स्टेट? कौन से ऐसा देश है जिसने ये किया है? तो बताइएगा। अफगानिस्तान, यमन, रूस और ईरान। किसने किया है? अफगानिस्तान, रूस और यमन और ईरान। बताइएगा। टोमन को किया। तो ईरान की मुद्रा थी रियाल, ईरान की मुद्रा की थी ईरानी रियाल, उसको रिप्लेस करके इन्होंने किया है टोमन को, ठीक है। उसकी जगह क्या लाए? टोमन। और 1 रियाल जो है, 1 टोमन जो है वो किसके बराबर है? वो 10,000 रियाल के बराबर होता है। 1 टोमन जो है वो 10,000 रियाल के बराबर है। तो इसको मान्यता दी है रियाल की जगह टोमन को, किसने? ईरान ने। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ईरान ने यह काम किया है, तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ईरान का आपको पता होगा कि ईरान जो है उसका कैपिटल क्या है? तेहरान। ईरान का राजधानी क्या है? तेहरान। और अभी करेंसी क्या? ईरानी टोमन। करेंसी क्या बोलेंगे हम लोग? ईरानी टोमन। ईरानी टोमन इसका करेंसी हो गया। क्लियर? तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है किस को मान्यता दी है। तो ये टोमन को अभी मान्यता दी है। तो एक टोमन जो है वो किसके बराबर है? 10,000 रियाल के बराबर है एक टोमन, ये आपको पता होना चाहिए। क्लियर है? 1 टोमन इज इक्वल टू 10,000 रियाल, राइट। तो ये इनकी करेंसी को मान्यता दी गई है। इसके अलावा अगर बात करें ईरान की, तो ईरान में चाबहार पोर्ट जो है उसके बारे में थोड़ा ध्यान रखना है कि ईरान में जो चाबहार पोर्ट है, चाबहार बंदरगाह जो है वो भारत ने मिलकर जो है ईरान के साथ डेवलप किया था, जो जिससे कि भारत जो है जो आपके मिडिल कंट्रीज है उनके साथ जो है कहीं ना कहीं पहुंच बना सके और वहां पर अपना माल पहुंचा सके, पाकिस्तान को बाईपास करते हुए। तो ये आपको ध्यान रखना है थोड़ा सा, राइट। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो गया डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि FIR आपके आपके घर पे आ रही है FIR समझते हो ना आप लोग क्या होती है? पुलिस में जाते हो तो FIR लिखवानी पड़ती है ना, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। तो वही FIR है। FIR आपके द्वार योजना का शुभारंभ करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है, ये पूछ रहा है। आंध्र प्रदेश, केरल, मध्य प्रदेश और राजस्थान, किस स्टेट ने किया ये? बताइए करेक्ट आंसर फटाफट से बस। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? क्या है इसका करेक्ट आंसर? MP, राजस्थान, केरल या आंध्र प्रदेश? ABCD। तो इसका करेक्ट आंसर है C, क्योंकि ये कहां पर हुआ है? ये एक्चुअल में कहां पर हुआ है? भोपाल मध्य प्रदेश के अंदर जो है 23 थानों के अंदर अभी पायलट बेस पे इसको शुरू किया गया है। 23 पुलिस थानों के अंदर पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इसको लागू किया गया है भोपाल के अंदर, ठीक है। इसमें FIR जो है पहले लोगों को वहां पुलिस थाने में जाने की आवश्यकता थी, अब वो खत्म कर दी गई है। तो FIR आपके द्वार जो है ये लॉन्च किया इन्होंने, पायलट प्रोजेक्ट है, अभी फिर पूरे स्टेट में लागू करने की इनकी मंशा है। मध्य प्रदेश के द्वारा किया गया, बस इतना ही ध्यान रखना है क्योंकि इसमें और कोई इन्फॉर्मेशन है नहीं। बट हम लोग थोड़ा सा मध्य प्रदेश के बारे में बात कर लेते हैं फिर, जब और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो मध्य प्रदेश में अगर बात करें तो मध्य प्रदेश में विधानसभा सीट्स कितनी है? 230 विधानसभा सीट्स है मध्य प्रदेश की। लोकसभा 29 है वहां पर और राज्यसभा की 11 है। लोकसभा की कितनी? 29 सीटें हैं और राज्यसभा की वहां पर कुल 11 सीटें हैं। तो ये मध्य प्रदेश के बारे में थोड़ा याद रखना है। मध्य प्रदेश के अंदर जो है अगर बात करें तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ पहले एक ही हुआ करते थे, लेकिन बाद में 2000 के अंदर जो है 2000 में जो है मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हो गया था, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा मध्य प्रदेश के अंदर कई नेशनल पार्क है,
जैसे कि बांधवगढ़ नेशनल पार्क हो गया, मैं सीधा नाम गिना रहा हूँ, आपको लिख नहीं रहा हूँ, सीधा सुन लीजिए क्योंकि कई बार मैं पहले लिख चुका हूँ ये ऑलरेडी। बांधवगढ़ नेशनल पार्क मध्य प्रदेश, इसके अलावा पेंच नेशनल पार्क मध्य प्रदेश, इसके अलावा पन्ना नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क। इसके अलावा मध्य प्रदेश के अंदर और कौन सा है, मध्य प्रदेश के अंदर ही आपका पड़ता है ये जो पन्ना हो गया, कान्हा हो गया, बांधवगढ़ हो गया, पेंच हो गया। देन मध्य प्रदेश में यही मेन जो टाइगर रिजर्व जो है, मेन जो आपके नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश के अंदर यही है। इसके अलावा सतपुड़ा भी है, सतपुड़ा नेशनल पार्क भी है मध्य प्रदेश के अंदर। तो ये कुछ एक नेशनल पार्क जो है वो मध्य प्रदेश के अंदर आपको ध्यान रखने की जरूरत है, राइट। इसके अलावा वैसे छोटे मोटे है कोई, जैसे कि आपका माधव नेशनल पार्क हो गया, संजय नेशनल पार्क हो गया, लाइक दैट, तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके अलावा एक थोड़ा सा याद रखने लायक है जो कि डायनासोर नेशनल पार्क है, ठीक है। डायनासोर नेशनल पार्क जो है वो भी मध्य प्रदेश के अंदर है। इसके अलावा मध्य प्रदेश के अंदर जो है डायमंड के लिए प्रसिद्ध है मध्य प्रदेश के अंदर। आपको पता होगा कि पन्ना जो है पन्ना नेशनल पार्क नहीं, पन्ना जो है वो डायमंड के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। इसके अलावा कतनी जो है वो सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा कॉपर की बात करें, तांबे में जो है सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन आज के दिन मध्य प्रदेश में हो रहा है। राजस्थान के अंदर जो है पहले था, तो राजस्थान की खेतड़ी माइन बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध थी कॉपर के लिए, बट वर्तमान में जो है मध्य प्रदेश सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहा है तांबे का। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है मध्य प्रदेश के बारे में, राइट। मध्य प्रदेश के अंदर शिवराज सिंह चौहान आपको पता है, और कार्यभार जो है राज्यपाल का कौन संभाल रहे हैं, वो आनंदीबेन पटेल संभाल रहे हैं। लालजी टंडन का निधन हो गया था, ठीक है। तो ये आपको कुछ एक इन्फॉर्मेशन मध्य प्रदेश के बारे में और ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, समाज में नर्सों के योगदान को चिन्हित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस किस दिन मनाया जाता है। क्वेश्चन आपके सामने है, ऑप्शन आपके सामने है, बता दीजिएगा। क्या है इसका, कब, 10 अप्रैल, 12 मई, 14 जून और 16 जुलाई, कब मनाया जाता है बताइए फटाफट से, बस आंसर कीजिए इसको। तो एक लेडी थी जो पैदा हुई 12 मई 1980 को, सॉरी 12 मई 1820 को, ठीक है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल, फ्लोरेंस नाइटिंगेल, ठीक है। और ये फेमस समाज सुधारिका थी, समाज सुधारक थी अपने आप में, जो क्रीमियन वॉर के टाइम पर जो है इन्होंने काफ़ी जो सैनिक युद्ध में घायल हुए थे उनका काफ़ी हेल्प किया। तो इन्हीं की जो है याद में अपने आप में ये मनाया जाता है 12 मई को, जो कि अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस के रूप में, इंटरनेशनल नर्स दिवस के रूप में इसको मनाया जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि क्यों मनाया जाता है, ठीक है ना। तो ये आपको आइडिया रखना है। लेकिन 2020 के अंदर अगर थीम की बात करें तो थोड़ा सा थीम के बारे में अगर पूछ लिया जाए तो 2020 के अंदर जब इंटरनेशनल नर्स डे था उसकी थीम क्या थी, तो इसकी थीम थी नर्स ए वॉइस टू लीड। क्या थी थीम, नर्स ए वॉइस टू लीड, नर्स ए वॉइस टू लीड। इसके अलावा नर्सिंग द वर्ल्ड टू हेल्थ, नर्सिंग द वर्ल्ड टू हेल्थ, नर्सिंग द वर्ल्ड टू हेल्थ। थोड़ी बड़ी है थीम बट थोड़ा सा आइडिया रख लेना। तो ये इंटरनेशनल नर्स डे जो है 12 मई 1820 को, उनके जन्मदिन के अवसर पर जो है 12 मई को फ्लोरेंस जो नाइटिंगेल है इनके ऊपर बनाया जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, नर्स ए वॉइस टू लीड, नर्सिंग द वर्ल्ड टू हेल्थ। तो ये थीम थी, ठीक है। तो नर्सों के योगदान का जो समाज के अंदर योगदान है इसको इस दिन याद किया जाता है, उनके जो है उसके लिए प्रोत्साहन भी किया जाता है उनको। तो ये तमाम चीज़ों के लिए 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस। क्लियर है ये चीज़, तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अगला क्वेश्चन है कि अरुणाचल प्रदेश में नया ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा कहाँ विकसित किया जाएगा। अरुणाचल प्रदेश में नया ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा कहाँ विकसित किया जाएगा। ऑप्शंस आपके सामने हैं, देख के बताइए फटाफट से। कौन सा होगा इसमें से, ए बी सी डी, विच वन। देखिएगा, ग्रीनफील्ड का मतलब समझ लो पहले तो। ग्रीनफील्ड क्या होता है, ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड दो चीज होती है। ब्राउनफील्ड वो होता है जब पहले से कोई स्ट्रक्चर है वहां पर, उसकी जगह कुछ और बनाया जा रहा है, तो वो होता है ब्राउनफील्ड। और ग्रीनफील्ड होता है एकदम ग्रीन लैंड है, यानी ग्रीन से मतलब समझ सकते हैं ग्रीन लैंड हो या ना हो,
चाहे बिना ग्रीनरी की हो, बट एकदम खाली भूमि है जिस पर कुछ नहीं है, उस जगह पर किसी चीज़ को डेवलप करते हैं तो उसको बोलते हैं ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट। और ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट जो ऑलरेडी कुछ होता है तो उसकी जगह करना वो होता है ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट। तो ये ग्रीनफील्ड जो है हवाई अड्डा बनाया जा रहा है, कहाँ विकसित किया जा रहा है, तो ये 650 करोड़ की लागत से 650 करोड़ की लागत से आपके अरुणाचल प्रदेश के होलोंगी के अंदर जो है ये विकसित किया जा रहा है, जिसका नाम होगा होलोंगी हवाई अड्डा। तो ये अरुणाचल प्रदेश के अंदर हो रहा है, जो कि 2022 तक जो है बनकर तैयार हो जाएगा। ईटानगर से जस्ट 15 किलोमीटर दूरी पर है ये होलोंगी हवाई अड्डा जो कि बनाया जा रहा है। ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश की बात हो रही है। अरुणाचल प्रदेश के अंदर क्या है, अरुणाचल प्रदेश के अंदर अगर बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में कैपिटल ईटानगर हो गया, और पूर्वी भारत का सबसे अंतिम राज्य जो है वो आपका अरुणाचल प्रदेश है। इसके जो बी.डी. मिश्रा जो है राज्यपाल है अरुणाचल प्रदेश के। इसके अलावा चीफ मिनिस्टर जो है पेमा खांडू जो है वहाँ पर मुख्यमंत्री है। इसके अलावा अगर लोकसभा विधानसभा सीट्स की बात करें तो विधानसभा की सीटें जो है वहाँ पर 60 है, विधानसभा सीट 60 है। इसके अलावा लोकसभा 2 है और राज्यसभा की 1 सीट है। ठीक है, तो 20 60 2 1 60 विधानसभा, लोकसभा 2 और राज्यसभा की 1 सीटें हैं। ठीक है, इसके अलावा नेशनल पार्क को याद आ रहा है अरुणाचल प्रदेश में, नामदफा नेशनल पार्क, वेरी फेमस नामदफा नेशनल पार्क। देन मोलिंग नेशनल पार्क, ठीक है, मोलिंग नेशनल पार्क, नामदफा नेशनल पार्क। देन आपका वहाँ पर कौन सा है, एक पखुई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, पखुई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वेरी वेरी फेमस। अरुणाचल प्रदेश वो जगह है जहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी जो है भारत में यू टर्न लेकर प्रवेश करती है। ठीक है, जहाँ पर उसका नाम दिहांग होता है ब्रह्मपुत्र का, जब अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है तो। ठीक है, तो ये तमाम चीज़ जो आपको अरुणाचल प्रदेश के बारे में थोड़ी बहुत ध्यान रखनी है। बी.डी. मिश्रा राज्यपाल, पेमा खांडू चीफ मिनिस्टर, विधानसभा सीटें 60 है और लोकसभा 2 है और राज्यसभा की 1 सीटें। क्लियर है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसका करेक्ट आंसर सी हो गया, अरुणाचल प्रदेश में होलोंगी हवाई अड्डा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार और एशियाई डेवलपमेंट एडीबी ने निम्नलिखित में से किस राज्य के 14 माध्यमिक शहरों को विकसित करने के लिए $300 मिलियन के ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं। देखिएगा क्वेश्चन समझिएगा, किसने दिया है ऋण, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने। 14 माध्यमिक शहरों को विकसित करने के लिए है, $300 मिलियन का जो है ऋण है, यानी लोन दिया गया है। किसके लिए दिया गया है ये बात आपसे पूछ रहा है। मध्य प्रदेश में हो रहा है, हरियाणा में, राजस्थान में, या फिर आपका ये हो रहा है हिमाचल प्रदेश में। तो ये आपको आंसर करना है, बताइएगा फटाफट कहां हो रहा है ये। कौन सा आएगा करेक्ट आंसर, विच वन इज करेक्ट, क्या इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राजस्थान। राजस्थान में ये प्रोजेक्ट किया जा रहा है, राजस्थान के अंदर इसके लिए लोन दिया गया है। राजस्थान में जो है इसको नाम दिया गया है राजस्थान माध्यमिक शहरी विकास क्षेत्र परियोजना। राजस्थान माध्यमिक शहरी विकास क्षेत्र परियोजना, ये जो है उसमें 14 जो है शहरों को विकसित करने के लिए की गई है, जिसमें जल आपूर्ति करेगी और स्वच्छता को जो है उस पर ध्यान दिया जाएगा। जल आपूर्ति यानी स्वच्छ जल आपूर्ति होनी चाहिए और शहर के अंदर स्वच्छता जो है वो बनाई जाए, किस प्रकार से उस चीज़ों पर जो है काम करेगी। जिसमें लगभग जो 8 शहर हैं उन पर 8 परियोजनाएं जो है इसकी 8 शहरों में वो ऑलमोस्ट जो है डन कर दिया जाएगा, ऑलमोस्ट आपका 2027 तक। इसके बाद जो है बाकी की चीज़ें भी धीरे धीरे कवर कर ली जाएगी। तो ये तमाम चीज़ें राजस्थान के अंदर किया जा रहा है, राइट। तो ध्यान रखना है, राजस्थान के बारे में आपको पता ही है, लेकिन हम लोग नाम आ रहा है इसमें एडीबी के बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। एडीबी क्या है, एशियाई डेवलपमेंट बैंक। एशियन डेवलपमेंट बैंक या एडीबी जो है, इसकी स्थापना की अगर बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1966 में। एडीबी की स्थापना कब हुई थी, 1966 में। इसके अलावा एडीबी जो है इसके अंदर सबसे खास बात यह है फिलहाल के लिए कि एडीबी की स्थापना हो गई 1966 में। एडीबी के टोटल सदस्य 68 है, जिसमें से 49 सदस्य जो है वो अप्रोक्सीमेटली आपके एशिया से है। एशिया जो रीजन है, एशिया महाद्वीप जो है उससे है आपके 49, टोटल 68 जो है सदस्य इसके अंदर। इसके अलावा इसके जो अध्यक्ष है वो क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है। अध्यक्ष कौन है इनके, मात्सुगु अस्कावा जो है वो इसके अध्यक्ष है। लेकिन इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है, वो है इसके उपाध्यक्ष। उपाध्यक्ष कौन है एडीबी के, उपाध्यक्ष है अशोक लवासा, जो कि भारत से है। अशोक लवासा इसके उपाध्यक्ष है। और अशोक लवासा आपको पता होगा कि पहले क्या थे, इलेक्शन कमिश्नर थे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर नहीं, इलेक्शन कमिश्नर थे, क्योंकि भारत का जो निर्वाचन आयोग है
इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, उसमें एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है, इसके अलावा 2 इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। तो ये जो है इलेक्शन कमिश्नर थे, ठीक है। तो इन्होंने जो है यहाँ पर अभी एडीबी के उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त हो गए हैं, तो इसलिए वहां से उन्होंने त्यागपत्र दे दिया था, राइट। तो ये आपको ध्यान रखना है, एडीबी 1966 जो है और 68 जो है देश है इसके अंदर सदस्य, और 49 जो है उसमें से एशिया में से। इसका हेडक्वार्टर फिलीपींस के अंदर इसका हेडक्वार्टर पड़ता है, मांडलोंग के अंदर, मांडलोंग फिलीपींस के अंदर इसका, फिलीपाइंस या फिलीपींस एक ही बात है, उसमें हेडक्वार्टर है, राइट। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया राजस्थान में हो रहा है 14 शहरों में, तो ये ध्यान रखना है, राइट। तो ये थे आज के कुछ एक क्वेश्चंस हमारे इंपॉर्टेंट, आप लोगों ने देख लिए होंगे, अच्छे से नोट डाउन भी कर रहे होंगे, तो बड़ी अच्छी बात है, अच्छे से पढ़ते रहिएगा। बाकी की अगले क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ अगली क्लास में मिलेंगे हम लोग। तब तक पिछली क्लास जो बच्चा अभी भी नहीं देख पाया है वो और देखिएगा, ठीक है। मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।